हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने सबसे पहला पॉइंट प्लानिंग, ये हमने स्टडी कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का आज हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग। Organizing is the process of identifying, bringing the required resources together, such as a man, money, material, machinery, is called organizing. Organizing मतलब जो हमने प्लान किए हैं उस प्लान में जो रिसोर्सेस आते हैं उन सभी को कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजिंग. In planning, the management decide what is to be done in future. हमें फ्यूचर में क्या करना है ये डिसाइड कौन करता है? प्लानिंग. एंड ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? डिसाइड द वे एंड मीन्स टू अचीव विच इज बीन प्लान. हम प्लान के हिसाब से हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव लगने वाले हैं गोल को अचीव करने के लिए, वो सभी कुछ कलेक्ट कौन करता है? तो ऑर्गेनाइजिंग. तो देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन. तो सबसे पहले इन्होंने दी है मोनी एंड रैली. मोनी एंड रैली क्या कहते हैं देखते हैं. ऑर्गेनाइजिंग इज द फॉर्म्स ऑफ ए ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनिंग ऑफ द कॉमन गोल, कॉमन पर्पस. जो लोग कलेक्ट आकर मतलब टुगेदर आकर जो गोल अचीव करने के लिए वन ही उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन पर्पस होता है, और उस कॉमन पर्पस के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव लगते हैं उसे कलेक्ट करना और प्रॉपर यूज करने के लिए उन्हें सेटअप करना, उस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है. सेकेंड है कॉन्टेंट्स एंड ओडोनल. कॉन्टेंट्स एंड ओडोनल क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज नेसेसरी टू बी अकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान. गोल और प्लान को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व होती है ग्रुप एक्टिविटी. द असाइनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी टू बी अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट. वो डिपार्टमेंट के हिसाब से डिवाइड की जाती है. एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, डिलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन. और उस सभी के रिसोर्सेस में कोऑर्डिनेशन और डिलीगेशन लाना बहुत जरूरी है. उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है. ये कहना है ओडोनल का. थर्ड है थो हेमन. थो हेमन क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी. ऑर्गेनाइजेशन ये भी यही कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुपिंग एक्टिविटी है ऑफ दिस इंटरप्रेन्योर्स एंड एस्टेब्लिश ए अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम. उन सभी एम्प्लॉयज में, कोई भी एम्प्लॉय हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी में कैसी रिलेशन होनी चाहिए? अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए. इन प्रोसेस द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस द मैनेज, डिफाइन, डिपार्टमेंटल एंड असाइनिंग एक्टिविटी सो दैट दे आर मोस्ट इफेक्टिवली एक्चुअल. मतलब इनका कहना ये है कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो हार्मोनी रिलेशनशिप होनी चाहिए सभी एम्प्लॉय में, और उन सभी का क्या होना चाहिए? कॉमन पर्पस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उन सभी का कॉमन पर्पस होना चाहिए, और इसकी वजह से इफेक्टिवनेस भी आता है ऑर्गेनाइजिंग में. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? इम्प्रूवमेंट भी होती है और उसके लिए जो रिसोर्सेस लगते हैं उन सभी को कलेक्ट करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस होती है. अब हमने डेफिनेशन, मीनिंग आपको पता चल गया होगा. प्लान, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? प्लानिंग के हिसाब से जो भी रिसोर्सेस लगते हैं उन सभी को कलेक्ट करना ही क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है. तो अब हम आगे देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की तरफ. तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन. तो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोसेस लीड्स टू बी आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटी. हमने तो सबसे पहले बहुत बार देख लिया कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? ये एक प्रोसेस है ग्रुपिंग एक्टिविटी की. एंड ग्रुपिंग एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होना भी जरूरी है. और इस ग्रुपिंग एक्टिविटी को जो टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है. उसी एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन. और उसी एक्टिविटी को परफॉर्मेंस करना ही मतलब ऑपरेशन. Thus, organizing facilitate administration. Organizing क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड एम्प्लॉयज. जो टास्क दिया है वो कंप्लीट करना और उसे उस तरीके से प्रोसेस करना. दिस इज अ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द वेस्टेज. इसकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है और वेस्टेज भी कम लगता है. Duplication of the work is resisted and effective delegation become
पॉसिबल। इसकी वजह से जो हमें प्लानिंग में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो डिलीगेशन आता है, वो जो डिफरेंस आता है वो कम करने में भी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हेल्प होती है। सेकेंड है ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से स्पेशलाइजेशन मतलब डिवीजन होना, डिवीजन के लिए हेल्प होती है, प्रॉपर डिवीजन के लिए हेल्प होती है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशन इन इच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट एंड डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजिंग मतलब के जो रिसोर्सेस लगते हैं उनको कलेक्ट करना और उन सभी को प्रॉपर डिवाइड करना हर यूनिट में और अलग अलग डिपार्टमेंट में। इसी को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस। और इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन भी आता है ऑर्गेनाइजेशन में। दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स टू ब्रिंगिंग अ स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के हर वर्क में स्पेशलाइजेशन होना शुरू होता है और इंक्रीज होता है ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी भी। किसकी वजह से? ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन किसकी वजह से होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम प्रॉपर रिसोर्सेस को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करने से उनमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है। थर्ड है डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। वो क्या कहते हैं? डिफाइन जॉब प्रॉपरली मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प करता है इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब टू राइट टाइम एंड राइट प्लेस। मतलब जिस लोग को जो काम दिया है वो काम उस प्रॉपर तरीके से उसी को देना, और उससे वो काम होता है नहीं ये टाइम टू टाइम देखते रहना, उसे क्या कहा जाता है? कि राइट मैन टू राइट जॉब टू राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू सिलेक्टिंग द पर्सन फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। और हमें जो रिसोर्सेज अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करने, उसके हिसाब से हमें क्या होता है? उन पर्सन में भी, उस एम्प्लॉय में भी क्या होता है? स्पेशलाइजेशन होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हिसाब से अलग अलग एम्प्लॉय को डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिफिकेशन स्किल एंड एक्सपेरिमेंट। किसके हिसाब से? क्वालिफिकेशन स्किल एंड एक्सपेरिमेंट से उन सभी को डिवाइड करना। इसी को क्या कहा जाता है? डिफाइन जॉब प्रॉपरली। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी भी आ जाती है। तो हम अगला देखेंगे फोर्थ नंबर का, क्लेरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लेरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी जहाँ जहाँ है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा प्रेजेंट रहेगी। आपको ये हमेशा याद रखना है कि ऑथोरिटी जहाँ वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर रहेगी। तो देखते हैं, दिस कैन बी डन बाय डिलीगेटिंग। दिस कैन बी डन बाय डिलीगेटिंग मतलब क्या? द ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते हैं उनको क्लासिफाई करना, उनके एक्सपेरिमेंट से, उनके पावर से, उनके नॉलेज से उनको डिवाइड करना, और मी श्योर ऑफ द पावर डज नॉट टेक प्लेस। आणि त्यामुळं काय होती? जो पावर आहे प्रॉपर तरीके से यूज भी होती है, उसका मिसयूज नहीं होता। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है? हेल्प करती है ब्रिंगिंग इफेक्टिवली इन मैनेजर वर्क। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है? मैनेजर को क्या करना पड़ता है? वो टास्क टाइम टू टाइम कंप्लीट भी करना पड़ता है, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी भी आती है और प्रोडक्शन में इंक्रीज भी होता है। मतलब एक एम्प्लॉय हम लेते, उस एम्प्लॉय को एक काम दिया गया, मतलब उसे अथॉरिटी दी गई कि तुम्हें ये काम कंप्लीट करना है, तो उसके ऊपर क्या हो गया? ऑटोमेटिक उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि इतने इतने टाइम में उससे इतना इतना प्रोडक्शन कंप्लीट करना है। उसी को क्या कहा जाता है? क्लेरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ है इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं। दिस फंक्शन हेल्प्स मतलब ऑर्गेनाइजिंग, ये फंक्शन हेल्प्स करता है इन इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए। एंड इट इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेशन और सिरेचिकलाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। ऑल डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए भी हेल्प करता है। एंड इम्पोर्टेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। और इसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी स्मूथ फ्लो होती है और कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आती। सिक्स नंबर का है हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से क्या होता है? हमारे जॉब में कोई भी मतलब वेस्टेज कम होता है और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो देखते हैं दिस फंक्शन डिटरमाइन मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये फंक्शन डिटरमाइन करता है, मतलब फिक्स करता है डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटी एंड रूल्स आर अ क्लेरिफाई स्ट्रक्चर।
और इसकी वजह से राइट पर्सन को राइट जॉब राइट टाइम पे और राइट अथॉरिटी के अनुसार उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। मतलब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, उसे इफेक्टिवली वर्क करना, उस सभी चीज़ों से उसे एम्प्लॉय को वर्क करना और उसे डिवाइड करना प्रॉपर वर्क में राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए और राइट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसे क्या कहा जाता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहा जाता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सेवेंथ है हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये क्या कहते हैं, द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव फंक्शन होगा और स्मूथ फ्लो होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। और क्लेरिफाई डिफाइन रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑल लेवल ऑफ द मैनेजर पर्सनल एंड यूज of appropriate control techniques bringing effective at a workplace or organization growth will। इनका कहना यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होनी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो फंक्शंस है, जो आप ऑर्गेनाइजेशन में लाने वाले जो फंक्शंस है वो कैसे होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, तभी जाकर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। और उसके साथ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक नया मोड मिल जाएगा कुछ नया करके दिखाने के लिए। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर होना चाहिए। 8 है क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या, कि क्लेरिफाई होना चाहिए जॉब पोजीशन, कैसी होनी चाहिए, क्लेरिफाइज होनी चाहिए जॉब पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वुमन। मतलब क्या, हर पर्सन को हर जॉब के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही कर सोचकर उसने काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी वजह से क्रिएट होती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लेरिफाई द जॉब पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में क्लेरिफाई होती है जॉब पोजीशन एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। और हमेशा उस एम्प्लॉय को याद रखना चाहिए उसकी वो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको काम वो करना है कंप्लीट इन अकॉर्डिंग टू द टाइम। और उसी के साथ क्लेरिफाई इन द जॉब एंड पावर हेल्प्स इन इंक्रीज मेंटल सेटिस्फेक्शन। और इसी के साथ उसका क्या होता है, क्लेरिफाई जॉब होगी और उसकी पावर होगी तो हेल्प होती है इंक्रीज मेंटल सेटिस्फेक्शन। उस एम्प्लॉयर का सेटिस्फेक्शन होता है कि अगर हाँ हमने अच्छी जॉब की तो हमें उतना प्रमोशन भी मिल सकता है। इसी तरह एंड दिस क्रिएट ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉय। और इसके के साथ एम्प्लॉय में क्या होते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब उन्हें सिक्योरिटी मतलब मिल जाती है, उसे उन्हें लगता है कि हाँ हम यहाँ जॉब कर सकते हैं, हमें यहाँ सिक्योरिटी मिल रही है। इसी के अगर सिक्योरिटी उन्हें सेटिस्फेक्शन हो गया कि हमारा जॉब सेफ्टी में है या सिक्योरिटी में है, तो वो क्या करेंगे, उस जॉब को मन से करेंगे या इफेक्टिव उनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, उन्हें मोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए यह कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के टाइम क्रिएटेड सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना एम्प्लॉय में बहुत जरूरी है। 9th नंबर का देखते हैं स्कोप ऑफ इनोवेशन। तो स्कोप ऑफ इनोवेशन क्या कहते हैं, कि एम्प्लॉय कैन बी वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडिया। एम्प्लॉय, ये हमेशा याद रखना कि हमेशा सिर्फ मैनेजर, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है वही सिर्फ न्यू आइडिया नहीं बता सकता, मतलब उसी के साथ ही एम्प्लॉय भी उनकी न्यू न्यू आइडिया इनोवेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी के लिए मैनेजर ने उन्हें मोटिवेट भी करना चाहिए उनके आइडियाज को। तो देखते हैं एम्प्लॉय कैन बी वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडिया। एम्प्लॉय उनके आइडिया सभी के सामने एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और उसी के हिसाब से अगर वो अच्छी आइडिया होगी तो मैनेजर ने भी उन्हें डेवलपमेंट मतलब उन्हें मोटिवेट करना जरूरी है, उनके नॉलेज को प्रमोट भी करना चाहिए। तो देखते हैं द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फॉरविश द नॉलेज। और मैनेजर ने भी उनके टैलेंट को सर्च देखना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। द स्कोप ऑफ इनोवेशन इनटू अडॉप्टेड न्यू चेंजेस। और इस इनोवेशन की वजह से न्यू चेंजेस भी अडॉप्ट हो सकते हैं इन मेथड्स ऑफ वर्क एंड इसी की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ सकता है और हमारा वेस्टेज भी कम हो सकता है। ये हमेशा मैनेजर ने ध्यान में रखना चाहिए कि एम्प्लॉय के आइडियाज को भी क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। उसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफिशियंसी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। 10th नंबर का है हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो एक कॉमन पॉइंट है, आप सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हेल्प टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में एक कॉमन पॉइंट है।
तो देखते हैं, दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन। तो देखते हैं कि नहीं, क्या एम्प्लॉय को राइट टाइम राइट जॉब देना चाहिए, उसके टैलेंट, उसके एबिलिटी, उसके परफॉर्मेंस से। इसके वजह से क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज भी कम होता है और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ता है। इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे। और द राइट वर्क फोर्स यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज ऑप्टिमम लेवल डिजायर रिजल्ट आर अचीव। मतलब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो भी अचीव करने के लिए पीरियड कम लगता है, जो हमने सोचा है उससे भी पीरियड कम लगता है जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तब। तो आज हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइजिंग देखा। आज हमने अब ऑर्गेनाइजेशन के सभी इम्पोर्टेंस देख लिए हैं। आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सीधी सिंपल वर्ड में यही है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्लानिंग के हिसाब से जो भी रिसोर्सेस लगते हैं उन सभी को कलेक्ट करना, उसका प्रॉपर यूज करना, डिफाइन करना, और उस प्रॉपर यूज और डिफाइन करने के बाद उन्हें ऑब्जेक्ट को क्या करना, जो रिसोर्सेस लगते हैं उन्हें उनके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना और उनमें कोऑर्डिनेशन लाना, और इसी के साथ ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन भी करना। इसी को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग। अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्टाफिंग। तो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।